Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you're in best of your health and spirit. This is Indian Economy Full Course. We are on unit number 7, Poverty and Unemployment, and this is lecture number 3. So हमने इस यूनिट की शुरुआत अनएम्प्लॉयमेंट से की थी और अनएम्प्लॉयमेंट के हमने मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स को कवर भी कर लिया है। थोड़े से टॉपिक्स जो बचे हैं आज कवर करके हम अनएम्प्लॉयमेंट को वाइंड अप करेंगे और अगले लेक्चर से हम पॉवर्टी को समझेंगे, गरीबी क्या होती है ये समझेंगे और साथ में फील भी करेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट को हमने पिछली क्लास में देखा था कि अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर्स क्या हैं, जहां पर हमने एम्प्लॉयमेंट रेट की बात की थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात की थी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात की थी, जहां पर हमने मेल और फीमेल का अलग से भी देखा था और साथ में ये भी समझा था कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो होता क्या है, जो प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयड है उसका क्या मतलब है, ये भी हमने समझा था। साथ में NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के 3 मेथड समझे थे, सर्वे करने के 3 मेथड, जहां पर हमने यूजुअल स्टेटस की बात की थी और उसमें हमने प्रिंसिपल स्टेटस और सब्सिडरी स्टेटस की बात की थी। साथ में हमने बात की थी कि करंट डेली स्टेटस क्या है, करंट वीकली स्टेटस क्या है। उसके बाद हमने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की भी बात की थी, जो कि अब एनुअली किया जा रहा है। 2017 में किया गया था, 2019 में जो रिजल्ट आया था उसने ये बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 6.1% है, यानी 45 सालों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। साथ में हमने वहां पर जॉबलेस ग्रोथ की भी बात की थी, हमने जॉबलेस ग्रोथ के साथ एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी की बात की थी और साथ में हमने इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की भी बात की थी। इस इमेज में मोदी साहब कह रहे हैं मैं भी चौकीदार, तो ये जो बच्चे मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं ये बोल रहे हैं मैं भी बेरोजगार। तो इस बात पर मोदी जी मुझसे कह रहे हैं कि तुशांत तुम आओ कभी हवेली पर। ठीक है साहब, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के। तो 3 सेक्टर होते हैं जैसा कि आपको पता है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है एंड टर्शरी सेक्टर है। ये जो 3 सेक्टर हैं इनका ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है ये समझने वाला यहाँ पर टॉपिक है। तो इस डेटा को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, इसकी समझते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में, सेकेंडरी का एंड टर्शरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में, या जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड। अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड आपको नहीं पता है तो यूनिट नंबर 1 को रेफर कीजिए, आपको वहां से वो बात कनेक्ट हो जाएगी। चलिए भाई, पहले ये समझना पड़ेगा कि प्राइमरी सेक्टर में आता कौन कौन है, अगर उनका कंट्रीब्यूशन हमें समझने की जरूरत है। समझिएगा इस चीज को, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री आता है, फिशिंग आता है, माइनिंग आता है एंड क्वेरिंग आता है। ये 5 चीजें आती हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज यहां पर आती हैं। एंड टर्शरी सेक्टर में आता है सर्विसेज ऑफ ऑल टाइप्स, सर्विसेज ऑफ ऑल टाइप्स। अब इस पाई चार्ट की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं किसका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो यहां पर जो आप रेड से देख रहे हैं ये प्राइमरी सेक्टर है, जो आप ग्रीन से देख रहे हैं ये सेकेंडरी सेक्टर है एंड जो इस कलर से आप देख रहे हैं वो क्या है, टर्शरी सेक्टर है। तो बात करते हैं यहां पर कितना योगदान है किस सेक्टर का। तो प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करें तो देखिए इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग का कंट्रीब्यूशन है 15% एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग का जो परसेंटेज है वो 3%, यानी 15 + 3 यानी 18 अप्रॉक्स 18 to 20% कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का। कहां पर? प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीवीए में। बात समझ गए आप। इसी तरह अगर आप सेकेंडरी सेक्टर को देखें तो मैन्युफैक्चरिंग का 18% है, आप कंस्ट्रक्शन का देखें तो 8% है एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी सर्विस को देखें तो यहां पर 2% है इनका कंट्रीब्यूशन, यानी 2% + 8% + 18% अप्रॉक्स 28% कंट्रीब्यूशन है सेकेंडरी सेक्टर का। बाकी जितना भी है बचा वो है सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन। तो सर्विस सेक्टर को अगर आप देखें तो यहां पर ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देखिए 19%, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज को देखें तो 22% एंड अगर आप यहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज को देखें तो 13%। तो अप्रॉक्स 55 to 56% जो है ये सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। तो आप ये समझ लीजिए कि सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है टर्शरी सेक्टर का, माफ कीजिएगा टर्शरी सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का है, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर का है। ये बात आप समझ गए। यानी अगर मैं आपको लिखवाऊं ये चीज आप लिख लीजिए कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट अगर ऑर्डर में सेट किया था जीवीए के, तो अगर देखेंगे आप तो टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मोर देन 50% है, सेकेंडरी सेक्टर का है अप्रॉक्स 30%, लेस देन 30% है सेकेंडरी सेक्टर का एंड अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो 20% कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का। अगर हम इसको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ना समझकर अगर हम एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर समझ के चलें तो वो देखते हैं। देखिए इनमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में कुछ अंतर होता है। अगर आप एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीवीए में देखेंगे, इस तरह से देखें, ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, आपको समझ में आएगा भी, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। समझते हैं, पहले ये डेटा समझते हैं। एग्रीकल्चर
इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, इन सर्विसेज में कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी आती हैं। पहला बात आप नोट कीजिए कि जब हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, जब इन तीन सेक्टर की बात करते हैं तो इस सर्विस सेक्टर में हम कंस्ट्रक्शन को भी लेते हैं। लेकिन आपको वैसे पता है कि कंस्ट्रक्शन कहां पर आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो जब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात करते हैं तो वहां पर कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी सेक्टर में आता है। लेकिन जब हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज में आता है कंस्ट्रक्शन। आई होप कि ये बात आपको क्लियर है। तो अगर हम यहां पर देखें और जीवे में इनका कंट्रीब्यूशन देखें तो अगर हम एग्रीकल्चर का देखें तो अप्रॉक्स 20% है, इंडस्ट्रीज का देखें तो 26% है, 2020-21 की बात कर रहा हूं, और सर्विसेज का देखें तो 54% के अप्रॉक्स है। यानी अगर हम यहां पर अब कंपेयर करें, अब यहां पर हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की। इतनी बात है जो मैंने आपसे की, अब यहां पर मेन मुद्दे की बात है। एग्रीकल्चर जो एम्प्लॉयमेंट देता है, जनरेट करता है, वो अप्रॉक्स 50% जो लेबर फोर्स है हमारा एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। और एग्रीकल्चर का शेयर क्या है जीडीपी में? 20% शेयर है। यानी 50% वर्क फोर्स केवल 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में। दैट मीन्स कि यहां पर जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो जीरो है। ज्यादातर लेबर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है क्या है? वो जीरो है। इसका मतलब क्या है कि याद कीजिए वो गोलू मोलू ढोलू वाला एग्जांपल, वहां पर हमने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात की थी। अगर 50% से ज्यादा लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है और वो एग्रीकल्चर 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी को, दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। ये डेटा आपने एनालाइज करके इस चीज को समझा या नहीं? एग्रीकल्चर में 50% अपना लेबर फोर्स है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है सिर्फ 20% जीडीपी में। दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एग्रीकल्चर के बाद अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो 16% यहां पर वर्कफोर्स है, जिसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 26% है। और अगर सर्विसेज सेक्टर की बात करें, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की बात करें, तो 54% जो शेयर है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के हिसाब से अगर आप देखें तो लगभग अगर आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट जो देता है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम है। उसके बाद सर्विस सेक्टर में अगर देखें तो एम्प्लॉयमेंट 34% है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन भी 54% है। एंड अगर इंडस्ट्री सेक्टर को देखें तो 16% का एम्प्लॉयमेंट है एंड 26% का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। हमें अगर आप मुझसे पूछें कि कहां पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, तो हमारा फोकस यहां पर होना चाहिए, इंडस्ट्रीज में। क्योंकि एग्रीकल्चर में जो हमारे पास लेबर है वो इतने स्किल्ड नहीं है, लेकिन उनको हम स्किल्ड बनाकर हम यहां पर उनको क्या कर सकते हैं? यहां पर हम उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। क्योंकि सर्विसेज सेक्टर में जो जॉब्स क्रिएट होती हैं वो लिमिटेड जॉब्स क्रिएट होती हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में हम, इंडस्ट्रीज में हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बनाकर, जहां पर लेबर की ज्यादा जरूरत हो, जहां पर ऐसा इंडस्ट्री जहां पर लेबर इंटेंसिव अगर होगा तो वहां पर लेबर को ज्यादा इंप्लॉयमेंट मिलेगा। तो दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। जहां कैपिटल इंटेंसिव होता है वहां पर मशीन जो होती हैं वो ज्यादा काम करती हैं, जहां पर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती है वहां पर लेबर ज्यादा काम करते हैं, यानी वहां पर मैनुअल वर्क ज्यादा होता है। तो हमें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पर फोकस करना पड़ेगा। वो यहां पर जितना भी वर्कफोर्स यहां पर जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है उनको यहां पर लाना पड़ेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देकर, उनको यहां पर लगाकर यहां पर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। आई होप कि इस डेटा से आप बीच का एकदम कोर जो चीज है वो समझ पाए। तो यहां पर समझने वाली बात यह थी कि एग्रीकल्चर से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इंडस्ट्रीज में वो एक्सेस लेबर फोर्स जो एग्रीकल्चर में है उसको इंडस्ट्रीज में इंक्लूड करना पड़ेगा, ताकि इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा हो और इंडस्ट्रीज का जीडीपी में शेयर भी बढ़ाया जा सके। आई होप कि आप इस बात को अब समझ सकते हैं। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज सेक्टर की ऐसे बात करते हैं। आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर को भी बोल सकते हैं, लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी को एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज सेक्टर से किस तरह से वो थोड़ा सा डिफरेंट है, एक पैरेलल ड्रॉ करके आप इस चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। आई होप कि आप ये मुद्दा समझ गए हैं। तो अगर मैं बात करूं कि रीजन बिहाइंड द इंडियन एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, भारत की जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है उसके पीछे क्या कारण है, ये समझने की कोशिश करते हैं। वन बाय वन करके हर एक पॉइंट को समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। तो आप हेडिंग डालिए, रीजन बिहाइंड इंडिया एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। भारत की जो रोजगार की सिचुएशन है उसके पीछे का कारण हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं बात करूं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर, अगर मैं बात करूं तो लैक ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 से अगर 1980 की बात करूं, 1947 जब हम इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद अगर 1980 तक मैं बात करूं तो हमारे पास जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो बहुत कम था।
यानी लैक ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक रीजन था। दूसरा, लास्ट डिकेड की अगर मैं बात करूं 2010 से 2020 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी लैक ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ था, यानी इंडस्ट्रीज में ग्रोथ बहुत कम है। अगर ग्रोथ कम है तो इंडस्ट्रीज अगर एक्सपेंड नहीं होंगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगी, यानी जॉब क्रिएट नहीं होगी। अगर जॉब क्रिएट नहीं होगी तो याद कीजिए अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या थी कि द पर्सन इज विलिंग टू वर्क, ही इज एबल टू वर्क बट नॉट गेटिंग वर्क ड्यू टू लैक ऑफ जॉब क्रिएशन। अगर जॉब ही क्रिएट नहीं होगी तो जॉब मिलेगी नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसीलिए अगर आपने देखा 45 सालों में सबसे ज्यादा 6.1% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपने देखा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017 में जो किया गया था, जिसका रिजल्ट 2019 में आया था। तो इन कॉन्टेक्स्ट में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला पॉइंट आप लिखिए, लैक ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ फ्रॉम 1947 टू 1980 एंड लास्ट डिकेड 2010 से 2020 की बात। अब पोस्ट 1980 हमारे पास जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो अच्छी थी, समझते हैं चीजों को, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो डिसकंटिन्यूअस थी। आप पहले ये बात लिख लो, लैक ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ फ्रॉम 1947 टू 1980 एंड लास्ट डिकेड ऑफ 2010 से 2020। देखो 1947 से 1980 तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छी नहीं थी, लेकिन पोस्ट 1980 क्या हुआ, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो ठीक थी। डिस्पाइट हायर ग्रोथ इन द इंडस्ट्रीज वी फेस्ड डिसकंटिन्यूअस इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो थी पर डिसकंटिन्यूअस नेचर की थी। कहने का मतलब यहां पर ये है, तो अगर आप ये तीन डेटा अगर देखें, आप देखिए 1983 से 1988 की बात करें तो यहां पर नई इंडस्ट्रीज आई, न्यू इंडस्ट्रीज केम, तो ग्रोथ थी, अच्छी बात है। 1993 से 1997 की बात करें तो यहां पर भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी। 2003 से 2008 की बात करें तो बहुत ढेर सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया था, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया भी है। बहुत ढेर सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की वजह से रुपया का एप्रिसिएशन भी हो गया था। याद है आपको ये चीजें, जब हमको रुपया का डेप्रिसिएशन करना पड़ा था बेसिकली। अगर आप उन चीजों को कनेक्ट कर पाए, ओपन इकोनॉमी में जो हमने पढ़ा है, हर चीज इंटरकनेक्टेड है, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। आपका दिमाग है कि आप कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर आप कनेक्ट कर पाएंगे तो वाकई में आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंसिव होगी। आपको हर एक डॉट कोई कनेक्ट करके दिखाएगा नहीं, मैं आपको यहाँ पर पॉइंट बता तो रहा हूं, लेकिन बाकी जो डॉट्स मैं नहीं बताता हूं आपको, वो खुद आपसे कनेक्ट करने हैं। तो चीजों को पढ़ने के बाद थोड़ा देर उन पर सोचिए भी, उन पर थोड़ा सा गौर कीजिए और सोचने का उस पर विचार विमर्श कीजिए। थोड़ा देर लेट जाइए, आप आराम से अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल करके उन चीज़ों को सोचिए। इमेजिन करिए कि ऐसा हो रहा होगा तो कैसा हो रहा होगा, और चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप एक्सपेंड मत करिए, उनको समेट कर एक पॉइंट पर लेकर आइए और उस पॉइंट को, बहुत ढेर सारे जो पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो हमारा ब्रेन की फंक्शनिंग कुछ इस तरह से होती है। आप हमेशा ट्री ब्रांच की जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो हमेशा ट्री शेप में होती है, यानी हर एक चीज जो होती है वो दूसरी चीज से कनेक्ट हो सकती है, बस शर्त इतनी है कि आप उसको कनेक्ट कर पाएं। तो अगर मैं 1947 से 1980 की बात करूं तो यहां पर तो लैक ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ था, लेकिन 1980 के बाद क्या हुआ कि डिस्पाइट हायर ग्रोथ देयर वाज डिसकंटिन्यूअस इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी डिसकंटिन्यूटी थी इंडस्ट्रियल की ग्रोथ में। यहां पर तो आपको ग्रोथ दिख रही है, इन तीन टाइम पीरियड में आपको ग्रोथ दिख रही है, पर इस टाइम पीरियड के अलावा क्या था, वहां पर ग्रोथ नहीं थी। समझ गए इस चीज को। और दूसरी चीज अगर आप यहां पर समझें तो जब भी पोस्ट 1980 की बात करेंगे तो इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो जब हमारा इंडस्ट्रीज, नई इंडस्ट्रीज आई, जैसे कि आपने देखा 1983 से 1988 नई इंडस्ट्रीज आई। जो नई इंडस्ट्रीज आई दे आर बेसिकली फोकस्ड ऑन कैपिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जो इंडस्ट्रीज बनाई गई वो कैपिटल इंटेंसिव थी। तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में क्या हो गया कि लोगों को जॉब ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि मशीन ज्यादा से ज्यादा काम करेंगी और लोगों के लिए काम कम होगा। तो अगर जॉब क्रिएट नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो आदमी अनएम्प्लॉयड होगा। तो इंडस्ट्रीज तो बनी, पर कैसी बनी, कैपिटल इंटेंसिव। तो यहां पर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, यहां पर सॉल्यूशन ये हो सकता है कि वी हैव टू फोकस ऑन मोर लेबर प्रोडक्टिव, मोर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। तो हमको फोकस करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो भी इंडस्ट्रीज हम बनाएं वो लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए। जैसे कि टेक्सटाइल हो सकता है, अपैरल हो सकता है, लेदर हो सकता है, फुटवेयर हो सकता है, ऐसी इंडस्ट्रीज पर हम फोकस करें जो लेबर इंटेंसिव है। तो हमें कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, हम बल्कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। यहां पर दो चीजें अगर आप कनेक्ट कर पाएं तो मैं आपको और कनेक्ट करवाता हूं, शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और ब्रॉड हो। तो अगर आप देखेंगे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, वैसे भी अगर आप 1981 का दौर देखें तो यहां पर हम पॉपुलेशन बूम में जा रहे थे। तो अगर आपने पॉपुलेशन का कभी कर्व देखा हो तो 1981 में हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा था, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बूम आ गया था एक तरह से, अगर आपको वो चीज याद हो। और अभी अगर हम आज की सिचुएशन की बात करें तो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग एज में है, लेकिन उस पॉपुलेशन का हम क्या करेंगे,
अगर उस पॉपुलेशन को हम कभी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए तो वो पॉपुलेशन क्या कर सकती है अगर उसको एम्प्लॉयमेंट में नहीं मिलेगा? तो डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है हमारा डेमोग्राफिक डिजास्टर में चेंज हो सकता है। तो उस युवा को नौकरी देना बहुत जरूरी है। तो जो हमारा लेबर, जो हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन में जो लोग हैं, डेमोग्राफिक जो डिविडेंड हम कह रहे हैं, वो डिविडेंड तभी होगा जब उनको स्किल देकर हम उनको एम्प्लॉय कर सकें। और एम्प्लॉयमेंट कहां देंगे हम? अगर हम इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट देंगे तो अगर हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बनाएंगे तभी हम एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बनाकर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके हम अपने डेमोग्राफी को ऐसे यूज कर सकते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देके, ताकि हमारा जो वाकई में डेमोग्राफी है वो डिविडेंड के रूप में काम करे। डिविडेंड समझते हैं ना आप, शेयर से डिविडेंड को कनेक्ट कर पा रहे हैं? तो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम यहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम कल्टीवेट कर सकें। अदरवाइज ये डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है हमारा, ये एक दिन डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा अगर इसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। आई होप कि ये पूरी पिक्चर आप देख पा रहे हैं अब। ठीक है, तो पहला रीजन समझ गए आप, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का रीजन था भाई हमारे इंडियन की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में। पहला ठीक है, क्लियर है, ओके। दूसरा है लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट। लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इसी की तो बात कर रहा था। तो मैंने आपको ओपन या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जब मैं आपको समझा रहा था, वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि इंडस्ट्रीज को जिस स्किल की जरूरत है हमारे युवा के पास वो स्किल ही नहीं है। तो अगर वो स्किल नहीं है जो एग्रीकल्चर से आ रहा है, अगर उसको प्रॉपर स्किल नहीं दी गई तो किस तरह से उस लेबर फोर्स को आप इंडस्ट्रीज में इनकॉर्पोरेट करोगे? तो प्रॉब्लम ये है कि स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि जो हमारे पास अभी स्किल है, जो अवेलेबल स्किल है और जो रिक्वायर्ड स्किल है, उसके बीच में मिसमैच है। इस मिसमैच को दूर करना पड़ेगा, अदरवाइज जो हमारा यूथ है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, एंड दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज ओपन या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये पॉइंट आपने कनेक्ट किया, तो जो चीज हमने पढ़ी है उसका यहां पर एप्लीकेशन है या नहीं है? ओपन या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारे स्किल को देना, स्किल के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा। तो हमें पहली चीज तो है कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बनानी पड़ेगी। उस इंडस्ट्रीज में जिस स्किल की जरूरत है हमें अपने यूथ को वो स्किल देनी पड़ेगी। वो स्किल देने के बाद उनको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। आई होप कि ये पूरा पिक्चर आप देख पा रहे हैं इस समय। तो इसका सोल्यूशन क्या हो? अगर स्किल नहीं है तो सोल्यूशन क्या करें? अरे भाई स्किल दें। या तो इंडस्ट्रीज अपने आप स्किल दे सकती हैं, या तो गवर्नमेंट स्किल दे दे। तो मोर एक्टिव रोल ऑफ इंडस्ट्रीज इन स्किल डेवलपमेंट, ऐसा हो सकता है। या इंडस्ट्रीज क्या करें, उनको हायर कर ले इंटर्नशिप के लिए और उनको काम करा के, लर्निंग बाय डूइंग, ऐसा करके वो काम ये कर सकती है। तो मोर एक्टिव रोल ऑफ इंडस्ट्रीज यहां पर प्रमोट किया जा सकता है। या दूसरा काम गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट नेसेसरी फंडिंग प्रोवाइड कर सकती है। या गवर्नमेंट कैसी स्कीम चलाए? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यहां पर स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को जब आप पढ़िएगा, इस स्कीम को पढ़िएगा, तो इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़िएगा, अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़िएगा। तो स्किल देना क्यों जरूरी है इस चीज को समझिएगा। ये डेटा आप कोड कीजिएगा कि एग्रीकल्चर में हमारे पास डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो वहां का एक्सेस लेबर फोर्स हम यूज कर सकते हैं। वहां का जो एक्सेस लेबर फोर्स है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है एग्रीकल्चर में, उस लेबर फोर्स को हम इंडस्ट्रीज में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पर शर्त इतनी है कि उसको स्किल देना पड़ेगा। अगर हमने उसको स्किल दे दी और उसको एम्प्लॉयमेंट दे दिया, कैसी इंडस्ट्रीज बना के? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बनाकर, तो उनको इंडस्ट्रीज जॉब क्रिएट करेंगी। जिस स्किल की जॉब क्रिएट करेंगी वो स्किल हमारे लेबर के पास होगा, उस लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इकोनॉमी में जीडीपी ग्रो होगी। ये पूरा आपने ओवरऑल सिनारियो समझा या नहीं समझा? भाई बताइए कमेंट बॉक्स में, आपने इस चीज को वाकई में दिल से समझा या नहीं समझा, महसूस किया कि नहीं किया? आप लोगों का दर्द नहीं समझेंगे, उनकी जो बेरोजगारी है वो नहीं समझेंगे, तो आप जब डीएम बनेंगे भी तो उनके हित में कैसे काम करेंगे अगर उनका आप दर्द नहीं समझ पाएंगे? तो फील करना पड़ेगा, यहां पर गरीबी को भी फील करना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट को भी फील करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी समस्याएं हैं जो एकदम ग्रास रूट लेवल पर है। तो स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा भाई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट को इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की आप कोशिश कीजिएगा। तो दूसरा कारण यह है ओपन या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह से इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है इसका ये हाल है। 2017 के पीरियोडिक लेबर फोर्स में 6.1% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा क्या है? रिजिड लेबर लॉज। तो जो हमारे लेबर लॉज हैं वो बहुत रिजिड हैं, और समझिएगा रिजिड होने का एक कारण है, बेमतलब में, बेफिजूल में ये रिजिड नहीं है। इन लेबर लॉज का मतलब क्या था? इन लेबर लॉज का पर्पस क्या था? पर्पस क्या था भाई? टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। तो जितने भी वर्कर्स हैं उनका वेलफेयर इंश्योर करने के लिए हमने ये लेबर लॉज बनाए थे, ताकि उनको एडिक्वेट वेजेस मिल सके, उनको सोशल सिक्योरिटी मिल सके, उनको बेटर वर्किंग कंडीशन मिल सके। इस पर्पस के लिए हमने बनाया था ये लेबर लॉज। तो उसका लेबर लॉज का जो पर्पस है वो पर्पस बिना डिफीट किए हमको कुछ करना है। वो क्या करना है ये समझना है।
तो पहले तो ये समझिए कि जो लेबर लॉज थे वो रिजिड हैं, ठीक है, लेकिन रिजिड होने का कारण क्या था? कारण ये है कि उनको वर्कर का वेलफेयर इंश्योर करना था। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या आ गई? प्रॉब्लम ये आ गई कि बहुत ढेर सारे लेबर लॉज हैं, न्यूमरस लेबर लॉज हैं, 38 अप्रॉक्स लेबर लॉज हैं, और इन इतने ढेर सारे लेबर लॉज होने के कारण ये कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहे हैं इकोनॉमी में, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज को पता ही नहीं चल रहा है कि उसने ऐसा क्या काम कर दिया है जिसकी वजह से कौन सा लेबर लॉज वायलेट हो गया है, और उसकी वजह से उनको कोर्ट में घसीटा जा रहा है। तो पहली प्रॉब्लम ये है लेबर लॉस के साथ कि न्यूमरस हैं, बहुत ढेर सारे हैं, तो कौन सा वायलेट हो रहा है ये नहीं पता चल रहा है। दूसरा, इंडस्ट्रीज ऐसे डर रही हैं क्योंकि ये लेबर लॉज जो है वो आउटडेटेड लेबर लॉज हैं, आउटडेटेड लेबर लॉज हैं। तो ये तो प्रॉब्लम है लेबर लॉज में। तो अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, समझिएगा इस चीज को। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में बात लिखी है कि कोई भी अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया तो उसका 3 स्टेप प्रोसेस होगा उस चीज को रिजॉल्व करने का। पहला स्टेप क्या होगा कि भाई जो एम्प्लॉय है और जो एम्प्लॉयर है वो दोनों आपस में बैठकर म्यूचुअल टॉक्स करके जो भी आपका डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व कर लें। तो पहला क्या हो सकता है? म्यूचुअल टॉक्स हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है लेबर ट्राइब्यूनल्स में वो जाएं और वहां पर अपना मुद्दा रखें और वहां का जो भी है वो ऑर्डर लें वहां से। और तीसरा चीज क्या हो सकता है? लेबर ट्राइब्यूनल की भी अपील कहां पर कर सकते हो आप? जुडिशरी में कर सकते हो। तो अगर हम देखें कि 3 स्टेप प्रोसेस है, म्यूचुअल टॉक से भी आप जो डिस्प्यूट है रिजॉल्व कर सकते हो, लेबर यहां पर ट्राइब्यूनल्स भी हैं और जुडिशरी भी है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, तो हमें हिस्ट्री से यह बात पता चलती है कि ज्यादातर जो केसेस हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के वो जुडिशरी तक पहुंचे हैं। यानी म्यूचुअल टॉक्स में कुछ मजा नहीं आया उनको, लेबर ट्राइब्यूनल्स में कुछ नहीं सॉल्व हुआ, वो ज्यादातर जो डिस्प्यूट हैं वो जुडिशरी तक पहुंचे। और आपको जुडिशरी का हाल पता है कि बहुत ओवरबर्डन जुडिशरी है। दूसरी बात यह है कि टाइम तो लग ही जाता है जुडिशरी में। दूसरी बात यह है कि जो जुडिशरी का हमने आउटकम देखा, जो उनके ऑर्डर्स देखे, वो ज्यादातर वर्कर्स के पक्ष में थे, वो ज्यादातर वर्कर्स के पक्ष में थे। यानी जो भी उनका रिजल्ट आया, जो भी जजमेंट आया, वो वर्कर्स के फेवर में था। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के तीन स्टेप हैं, लेकिन तीसरा स्टेप तक पहुंचते हैं लोग, और ज्यादातर केस जब तीसरे स्टेप तक पहुंचते हैं वो टाइम टेकिंग हो जाते हैं। दूसरी बात, उनका जो रिजल्ट आता है, वो जजमेंट जो होता है वो वर्कर्स के फेवर में होता है। नाउ दिस डिस्करेज द इंडस्ट्रियलिस्ट। तो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होता है उसको ये डिस्करेज करता है कि वो ज्यादा नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट कर सके, क्योंकि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ जॉब्स वो क्रिएट करेगा, उतनी जॉब्स क्रिएट होने के बाद उतने वर्कर्स आएंगे, उतने ज्यादा केसेस कोर्ट में चलेंगे, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि उसने कौन सा लॉ वायलेट कर दिया है। न्यूमरस लेबर लॉज है। अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो काम पर ध्यान दे या किस पर ध्यान दे? वो ये तो सारी लॉज को पढ़ने बैठ जाए, क्या काम करे? आई होप कि आप ये बात समझ रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखें, हिस्ट्री टेल्स दैट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वेंट टू द जुडिशरी एंड मोस्ट ऑफ द केसेस आर रूल्ड इन द फेवर ऑफ वर्कर्स, एंड एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट दिस एक्ट इज डिस्करेजिंग देम टू क्रिएट हायर नंबर ऑफ जॉब्स। तो अगर जॉब्स वो क्रिएट नहीं करेंगे तो आपको जॉब्स मिलेगी नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन को अगर याद करें आप कि द पर्सन इज विलिंग टू वर्क, ही इज एबल टू वर्क, बट ही इज नॉट गेटिंग वर्क ड्यू टू लैक ऑफ जॉब क्रिएशन, और इस लैक ऑफ जॉब क्रिएशन का ये रीजन है। अगर आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का दूसरा प्रोविजन समझे तो दूसरा प्रोविजन ये था उसमें कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो होंगी जिसके पास 100 और मोर वर्कर्स हैं, तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट जिसके पास 100 से ज्यादा वर्कर्स हैं, उसको किसी भी वर्कर को फायर करने के लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है। तो मतलब इंडस्ट्रीज आपकी, अगर आपने 100 से ज्यादा वर्कर्स को अगर आपने हायर कर लिया, तो अगर आपको किसी वर्कर को फायर करना है तो फायर करने के लिए आपको गवर्नमेंट से जाकर अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऐसा प्रोविजन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। अब इससे क्या होगा? आप 100 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इस डर से, क्योंकि अगर आपने 101 जॉब्स क्रिएट कर दी और फिर किसी एक वर्कर को आपको निकालना रहा, तो जाओ गवर्नमेंट से परमिशन लेके आओ कि मुझको निकालना है। फिर वो वर्कर एकदम चौड़े में होकर चलेगा आपके। समझ रहे हैं इस चीज को? तो रिजिड लेबर लॉस, लेबर लॉ रिजिड है, यहां पर बिल्कुल रिजिड है। तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स विद मोर 100 एंड मोर वर्कर्स नीड्स गवर्नमेंट अप्रूवल बिफोर फायरिंग अ वर्कर। सो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? इंडस्ट्रीज ईदर क्रिएट मशीनरी, तो या तो वो मशीन्स को जॉब दे देती है, वो जॉब क्रिएट ही नहीं करती है ह्यूमन के लिए, वो मशीन को रख लेती है कि भाई ये काम मैं मशीन से करवा लूंगी, कम से कम कोई लेबर लॉस वायलेट तो नहीं होगा, मशीन प्यार से काम भी कर देगी। या इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स क्रिएट करती हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर होती है। जैसे जोमेटो का जो राइडर होता है, उस राइडर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जोमेटो ने कि भाई देखिए आपको डिलीवरी करनी है, इतने महीनों तक करनी है, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 महीनों बाद आपसे हम आपको नहीं जानते, आप हमको नहीं जानते, आप ऑटोमेटिकली 3 महीने बाद फायर हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कि इतने महीने तक आप काम करो, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली फायर हो, यानी फायर करने की जरूरत नहीं है आपको।
सो नो ऑब्लिगेशन आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट, नो ऑब्लिगेशन आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट। आई होप कि आप इन बातों को समझ पा रहे हैं और ढंग से महसूस कर पा रहे हैं। तो ये जो आपको मैंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के दो प्रोविजन बताएं, इससे आपको ये बात तो समझ में आ गया कि लेबर लॉज आउटडेटेड भी हैं और न्यूमरस लेबर लॉज होने के कारण इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो मोटिवेटेड नहीं हो रहे हैं लॉट्स ऑफ जॉब क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अगर आपने 100 से ज़्यादा वर्कर्स रख भी लिए तो फिर गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये सब ऐसा क्यों था? क्योंकि हम वर्कर्स का वेलफेयर इंश्योर करना चाहते थे। तो अब सोल्यूशन क्या लाया जाए? सोल्यूशन ऐसा कुछ लाया जाए कि इन लेबर लॉज को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया जाए विदाउट सैक्रिफाइसिंग द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। तो हम जब बात करते हैं इकोनॉमी और एनवायरमेंट वाला, जब हम डिस्कशन करते हैं कि इकोनॉमी को ध्यान में रखें या एनवायरमेंट को ध्यान में रखें, तो एक बैलेंस बनाकर चलना होता है इकोनॉमी और एनवायरमेंट में, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं वहां पर। तो इसी तरह से वर्कर्स के केस में इस लेबर लॉज को भी सस्टेनेबल बनाना होगा कि वर्कर्स का सेक्रीफाइस भी ना किया जाए ज्यादातर वेलफेयर, और साथ में इंडस्ट्रियलिस्ट को मोटिवेट भी किया जाए कि वो जॉब्स क्रिएट करें। समझ रहे हो यार? समझ रहे हो? अरे लिख दिया करो यस नो, कुछ भी तो लिख दिया करो, कुछ लिख दिया करो कमेंट में, कुछ लिख दिया करो कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कि बस मैं ऐसे ही बड़बड़ाए जा रहा हूं बस। कुछ लिख दिया करो, थोड़ा सा मुझे समझ में आता है कि आप तक मैं कितना पहुंच पा रहा हूं। अगर मैं आप तक पहुंच नहीं पा रहा हूं तो इतना सब बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। आई होप कि आप ये बात समझ रहे हैं। अब आप थोड़ा सा रैशनल होते जा रहे हैं। तो अगर सोल्यूशन क्या होगा इसका? सोल्यूशन यही है कि लेबर लॉज रिफॉर्म लेने पड़ेंगे। तो किसी चीज़ का सोल्यूशन लाना है तो रिफॉर्म लाना ही पड़ता है। अगर आपने देखा हो तो, अगर आपने मिडिवल हिस्ट्री देखी हो, मॉडर्न हिस्ट्री देखी हो, तो वहाँ पर हमको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म लाने पड़ते थे, क्योंकि रिलीजन में इतनी ज़्यादा वहाँ पर बैड जो प्रोविजंस थे उसकी वजह से सोसाइटी ठीक नहीं थी, तो हमें सोशल रिफॉर्म्स लाना पड़ते रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लेबर लॉज रिफॉर्म्स लाना पड़ेंगे। इस रिजिड लेबर लॉज को हमें लेस रिजिड बनाने की कोशिश करना चाहिए, और लेस रिजिड ऐसे बनाना है ताकि वेलफेयर ऑफ द जो वर्कर्स है वो सैक्रिफाइस ना हो। तो मेक देम लेस रिजिड बट विदाउट सैक्रिफाइसिंग द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। तो इस चीज को करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने 38 न्यूमरस लेबर लॉज को रिप्लेस किया है 4 कोड्स थे, जिसको आपने पढ़ा भी है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। तो ये आपने पढ़े हैं 4 कोड। 38 न्यूमरस जो लेबर लॉज थे उनको 4 कोड्स में कोडिफाई कर दिया। तो इनको उन्होंने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना दिया। अब इतने ढेर सारे ना होकर अब सिर्फ 4 हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ने क्या किया है? फ्लेक्सिबल हायरिंग एंड फायरिंग पॉलिसीज को अडॉप्ट करने की बात की है। राजस्थान की गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो था उसको उन्होंने अमेंड किया, और उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज जिसके पास 300 से ज्यादा वर्कर्स होंगे, मोर देन 300 वर्कर्स, उनको गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होगा फायर करने के लिए किसी को। यानी जो 100 की लिमिट थी उसको बढ़ाकर 300 कर दिया है। 100 की लिमिट को बढ़ाकर 300 कर दिया है, यानी वो इंडस्ट्रीज अब 300 बंदे तक अपने इंडस्ट्रियल यूनिट में एम्प्लॉय कर सकती है, और उनको 300 तक तो 300 वर्कर्स तक तो उनको फायर करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा? इंडस्ट्रीज मोटिवेटेड होंगी, वो 200 मोर जॉब्स तो क्रिएट करेंगी ना। इस वजह से आपको 300 के बाद क्या होगा? अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? यहां पर थोड़ा सा सैक्रिफाइस तो किया ना वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो वर्कर का वेलफेयर है वो थोड़ा सा सैक्रिफाइस हुआ। क्यों? अब 300 तक तो आपको फायर करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो ये काम इसलिए किया गया क्योंकि लेबर लॉज को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया जाए ताकि जॉब्स मोर क्रिएट हो। पर एक तरह से अगर आप देखें कि लेबर लॉज आप रिफॉर्म जितना भी लें, जितने भी ये डिजायरेबल हों, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन तो है। लिमिटेशन क्या है कि ये वर्कर्स का जो सैक्रिफाइस है, वो जो वर्कर्स का वेलफेयर है, इसको सैक्रिफाइस करेगा टू एन एक्सटेंट, थोड़ा सा तो करेगा ही करेगा। एंड लेबर लॉज रिफॉर्म जितने भी हैं, दे आर बेसिकली बेनिफिटिंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर को ज्यादा बेनिफिट कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को क्या ही बेनिफिट करेंगे? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए तो लेबर लॉज कैसे ही पता चलेगा उस चीज को? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये लेबर लॉज रिफॉर्म जो है वो हेल्प करेंगे। अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो तो वहां पर क्या ही जॉब सिक्योरिटी है, क्या ही सोशल सिक्योरिटी है आपके पास? वहां पर तो कुछ भी नहीं है। और वो भी आपने देखा था अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादातर जो वर्कर्स थे, 40 करोड़ लोग थे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, उसमें से भी 37.7 करोड़ इनफॉर्मल थे। एग्रीमेंट भी नहीं था। काम वाली बाई से कभी एग्रीमेंट किए हो? तो इंडिया की इंप्लॉयमेंट सिचुएशन को समझने के लिए आपको 3rd पॉइंट समझना पड़ेगा, इंडिया के रिजिड लेबर लॉस। आई होप कि यह बात समझ गए। एंड 4था पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये, इसको समझ लो, लैक ऑफ शिफ्ट ऑफ जॉब्स फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब्स का शिफ्ट है वो कम है।
अब इसमें आपको ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड एंटरप्राइजेस को समझना पड़ेगा। देखिए जो ऑर्गेनाइज्ड एंटरप्राइजेस होती हैं वो क्या होती हैं, व्हेन एन एंटरप्राइज देयर आर 10 और मोर हायर्ड वर्कर्स अज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी इज एन इनपुट। अगर इलेक्ट्रिसिटी एक इनपुट है उस एंटरप्राइज में, तो अगर किसी एंटरप्राइज के पास 10 से ज़्यादा हायर्ड वर्कर्स हैं तो वो कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड एंटरप्राइज है। अगर इलेक्ट्रिसिटी इनपुट है तो उसके पास 20 से ज़्यादा अगर हायर्ड वर्कर्स होंगे तब उसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड एंटरप्राइजेस है। और अनऑर्गेनाइज्ड किसे कहेंगे, लेस देन 10 आर हायर्ड, तो क्या होगा, अनऑर्गेनाइज्ड एंटरप्राइजेस होंगे। तो आप समझ गए इस चीज़ को कि ऑर्गेनाइज्ड क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड क्या है। अब यहाँ पर समझिएगा कि लैक ऑफ जॉब शिफ्ट है क्यों। पहला रीजन ये है ड्यू टू लैक ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट नहीं है, यानी लोन नहीं मिलता है उनको। अगर लोन नहीं मिलेगा उनको तो वो एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे तो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड नहीं बन पाएंगे। आई होप ये बात आप समझ रहे हैं। तो ड्यू टू लैक ऑफ क्रेडिट, तो क्रेडिट नहीं मिलता है। क्रेडिट ना मिलने का कारण क्या है, आपने बैंकों में, मैंने आपको यूनिट नंबर 2 में बैंकों की नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम को समझाया था। एनपीए के प्रॉब्लम है बैंकों के पास। एनपीए की प्रॉब्लम बैंकों को दीमक की तरह चाट रही है, उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की भी बात की थी। ड्यू टू लैक ऑफ क्रेडिट सोल्यूशन क्या लिया गवर्नमेंट ने, मुद्रा स्कीम लाया। लेकिन मुद्रा स्कीम भी इतना सक्सीड नहीं कर पाई, इतना सक्सेस उसको नहीं मिल पाई, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में एनपीए की प्रॉब्लम तो है, लेकिन जितने भी मुद्रा लोन्स दिए गए वो भी एनपीए बन गए। तो अगर पोस्ट 2016 की बात करूं, जहां पर डीमोनेटाइजेशन हो गया था, उसकी वजह से जो मुद्रा लोन लेकर बैठे थे इंडस्ट्रीज, वो लोन रीपे नहीं कर पाए, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन उसका एक कारण था। डीमोनेटाइजेशन की वजह से सब लोग लाइनों में लगकर, बैंकों की लाइनों में लगे हुए थे पैसा एक्सचेंज कराने में, तो इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। समझ रहे हैं इस चीज को। तो इंडस्ट्रीज जो हैं जिन्होंने लोन ली थी, स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज जो जिन्होंने लोन ली थी, इंटरप्राइजेस जिन्होंने लोन लिए थे, वो लोन ही नहीं चुका पाए। तो मुद्रा लोन्स जो दिए गए वो भी एनपीए में कन्वर्ट हो गए, तो मुद्रा स्कीम इतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकी। तो लैक ऑफ क्रेडिट इज द प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ क्रेडिट। और इस लैक ऑफ क्रेडिट को आप एक पर्सपेक्टिव जो गवर्नमेंट की है, क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्या स्कीम है लिख के देता हूं मैं आपको, क्रेडिट गारंटी स्कीम। भाई क्रेडिट गारंटी स्कीम क्या है, इसको इस पर्सपेक्टिव से समझिएगा। क्रेडिट गारंटी क्या होता है कि बैंकों को गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि आप लोन दो, आप लोन दो, लोन देने के बाद उसकी गारंटी मैं लेता हूं कि वो आपको वापस करेगा, अगर नहीं किया तो मैं आपको पैसा चुकाऊंगा। इसे हम बोलते हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम। इस पर्सपेक्टिव में आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा और दिमाग लगाने की यहां पर कोशिश कीजिएगा। तो पहला कारण क्या है कि क्रेडिट नहीं है। दूसरा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भाई लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो प्रोड्यूस क्या करोगे इंडस्ट्रीज में। अगर इलेक्ट्रिसिटी इनपुट नहीं होगा तो प्रोड्यूस क्या करोगे। अगर उसको इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है तो भाई इलेक्ट्रिसिटी भी तो होनी चाहिए, हर घर बिजली भी तो पहुंचना चाहिए, और घर से अच्छा है कि इंडस्ट्रीज में तो बिजली पहुंचनी चाहिए, तभी तो वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी, तभी तो जीडीपी इंक्रीज होगी भाई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन इस मामले में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इस मामले में गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट आपको याद होगा, सागरमाला हो गया, भारतमाला हो गया, सौभाग्य स्कीम हो गई जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है। तो यहां पर गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन और भी इंप्रूवमेंट की जरूरत हमें है, और भी गवर्नमेंट को यहां पर इस सेक्टर में और फोकस करने की जरूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में और ध्यान देने की जरूरत है। एंड लैक ऑफ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज, तो इनके पास मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है बेसिकली, एंड दे फेल टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट नहीं होगा, कोई खरीदेगा नहीं, तो इनके प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं। अगर बिकेंगे नहीं तो क्या होगा भाई, ये बंद हो जाएंगे। बेसिकली आप बात समझ गए। तो यहां पर मैंने आपको इंडिया की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में आपको 4 कारण समझाएं। पहला है लैक ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, दूसरा है लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, तीसरा है रिजिड लेबर लॉस, एंड लैक ऑफ जॉब शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये 4 पॉइंट आप अपने जहन में उतार लीजिएगा, इनको समझ लीजिएगा। ये मेंस में भी आंसर लिखने में काम आएंगे और आपको प्री में भी हेल्प करेंगे, स्टेटमेंट गलत है कि सही है ये आइडेंटिफाई करने में। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपको बताऊं कि कॉजेस क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के, तो ये कॉजेस भी लिख लीजिए और इनको लिखते समय समझते भी चलिएगा। चलिए भाई, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। रैपिड राइज ऑफ पॉपुलेशन, समझिए इस चीज को। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी और जॉब्स उतनी क्रिएट नहीं होंगी, समझिएगा इस चीज को कि जॉब क्रिएशन उतना नहीं है, तो जॉब्स इतनी तेजी से क्रिएट नहीं हो रही हैं जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन जितनी तेजी से बढ़ेगी, वर्किंग एज पॉपुलेशन में जब लोग आएंगे, जितनी तेजी से लोग आएंगे, वहां पर जब जॉब्स इतनी क्रिएटेड नहीं होंगी तो हमारा लेबर फोर्स तो बढ़ेगा,
लेकिन जॉब्स ना होने की वजह से वो लेबर फोर्स जो है वो हमारा वो अनएम्प्लॉयड होगा। यानी हम अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड के भी फेज में हैं और जॉब क्रिएशन नहीं है तो उस डेमोग्राफिक को हम डिविडेंड उससे नहीं ले पाएंगे, बल्कि वो डेमोग्राफी हमारे लिए डिजास्टर हो जाएगी। आई होप कि ये बात आप समझ रहे हैं। तो रैपिड राइज इन पॉपुलेशन ये कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। भाई राइज होगी पॉपुलेशन में तो क्या होगा, हमारा लेबर फोर्स बढ़ेगा। अगर जॉब्स उतनी नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयड घूमेगा, अनएम्प्लॉयड घूमेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। दूसरा है लिमिटेड लैंड अवेलेबिलिटी, लैंड अवेलेबल कम है तो इसीलिए हमारे पास अगर लैंड हमारे पास ज्यादा होता हो और फिर एग्रीकल्चर में बहुत ढेर सारे लोग एम्प्लॉयड होते तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती, वो जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन और ज्यादा होता। लेकिन अभी 50% जो एम्प्लॉयड लोग हैं वहां एग्रीकल्चर में 20% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ड्यू टू लैंड लिमिटेड लैंड अवेलेबिलिटी, ये भी एक कारण है। और अगर इसको इंडस्ट्रीज के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर लैंड की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है तो इंडस्ट्रीज को अगर आपको इंडस्ट्री सेटअप भी करनी है, नई इंडस्ट्रीज लगानी है तो लैंड की जरूरत है। लैंड की जरूरत है तो लैंड चाहिए तो होगा ना, अगर लैंड होगा ही नहीं तो लैंड मिलेगा कहां से। और लैंड लेने के लिए भी फिर गवर्नमेंट के चक्कर लगाओ, ऑफिस के दफ्तर के चक्कर लगाओ, तब जाकर बहुत मुश्किल से लैंड मिलता है। तो एक ये प्रॉब्लम हो गई। तीसरी प्रॉब्लम है सीजनल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जो नेचर है वो सीजनल है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। और सीजनल नेचर में ऐसा होता है कि एक वक्त पर आपको काम होता है, दूसरे वक्त पर आपको काम नहीं होता है। तो अगर एक पीरियड में आपको काम है, दूसरे पीरियड में आपको काम नहीं है, लेकिन उस समय भी आप काम ढूंढते तो हो, काम तो आपको चाहिए होता है ना। अगर उस समय भी आप काम ढूंढ रहे हो, काम करना चाहते हो, फिर भी काम नहीं है तो कैसे अनएम्प्लॉयड हो आप सीजनल अनएम्प्लॉयड हो। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी एक रीजन है अनएम्प्लॉयड का। तो सीजनल एग्रीकल्चर जो है वो एक रीजन है हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का। इसको एमजी नरेगा से हम टैकल भी कर सकते हैं। तो एमजी नरेगा का काम क्या है कि जब सीजनल नेचर, जब एग्रीकल्चर में जब काम ना हो जिस समय, उस समय लोगों को जो अनस्किल्ड वर्क दे के उनसे क्या करो, गड्ढा खुदवाओ, गड्ढा भरवाओ, मनरेगा में काम करवाओ, उनको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दो बेसिकली और पैसा दो। बैकवर्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में भी हम जो मेथड यूज करते हैं हम बैकवर्ड मेथड यूज करते हैं। अगर आप यूएसए जैसी कंट्रीज की बात करो तो वो हैवी मशीन्स की भी हैवी मशीन्स का काम करवाते हैं। और वो क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास लैंड का जो है वो फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, हमारे पास बड़ा बड़ा लैंड भी तो नहीं है, बहुत छोटे छोटे लैंड है। इसका रीजन क्या है, हेरिडिटरी, कि हम पिताजी के अगर 4 भाई हैं तो 4 भाइयों में पूरा लैंड बढ़ गया, फिर 4 भाइयों के 2-2 बच्चे हैं तो उनमें भी लैंड बढ़ गया। तो लैंड का फ्रेगमेंटेशन होता रहा। लैंड का फ्रेगमेंटेशन की वजह से अभी भी हम जो है बैकवर्ड मेथड यूज करते हैं एग्रीकल्चर में। अगर हम अच्छे मेथड यूज करें, हम मशीन्स का यूज करें, कैपिटलाइजेशन करें उसका, तो हम एग्रीकल्चर से भी बहुत ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में भी हम एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट अगर एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें वहां पर जॉब मिल सकेगी। तो एग्रीकल्चर में जो हमारा यूथ है वो एम्प्लॉयड है, उसको वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को भी यहां पर सॉल्व कर देगा। आई होप कि ये बात समझ रहे हैं। 5th है डिक्लाइनिंग इन कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड 6 है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। समझते हैं इस चीज को, एजुकेशन अगर डिफेक्टेड होगा वो स्किल जनरेट नहीं होगी। अगर वो स्किल नहीं जनरेट होगी तो स्किल अगर जनरेट नहीं हुई तो आप जो हैं एम्प्लॉयड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको जो स्किल की जरूरत है वो स्किल आपके पास नहीं है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिफेक्टिव है। अगर स्किल हमने क्रिएट कर दी तब तो हमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, अगर स्किल नहीं है तो हमारे पास कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ओपन या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाएगी। तो डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम से क्या प्रॉब्लम है, ओपन या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये मैंने आपको बात समझा दी, एंड इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। तो ये सारे रीजन है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होने के। तो बेरोजगारी के कुछ ये कारण हैं, आप इन कारण को कहीं पर भी कोट कर सकते हैं, प्री में भी यूज कर सकते हैं। अगर आंसर आपको स्टेटमेंट दे दिया गया तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि आपके ब्रेन में एक कॉन्सेप्ट बैठा होगा वहां पर। आई होप कि आप ये बात समझ रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, लास्ट टॉपिक है कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या है, लिखते चलिएगा मेरे साथ। पहला सॉल्यूशन ये है कि हमें कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की जगह पर हमें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पर फोकस करना चाहिए। तो स्ट्रेस शुड बी गिवन ऑन आइडेंटिफाइंग दोज सेक्टर्स हु हैव द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब एक्सेस लेबर फोर्स ऑफ इंडिया, दैट इज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। तो ऐसे सेक्टर को हम आइडेंटिफाई करें जहां पर हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लगाएं और वहां पर लोगों को जॉब्स दें, ताकि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में चेंज ना हो। दूसरा, हमें अभी एजुकेशन में रिफॉर्म लेना पड़ेगा ताकि हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हम टैकल कर सकें। हम एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा जहां पर हम लर्निंग बाय डूइंग, यानी कुछ काम जो है हम साथ में करते रहें, ताकि वो स्किल हम जनरेट करते रहें और उस स्किल को हम बाद में यूज कर सकें। अल्फा बीटा गामा डेल्टा पढ़ने से अच्छा है कोई स्किल का भी हम जरूरी वाली चीजें पढ़ लें, क्योंकि अभी मेरी लाइफ में तो मुझे अल्फा बीटा गामा का कोई भी यूज नहीं है सीरियसली।
थर्ड है पॉपुलेशन कंट्रोल इज द की टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। जाहिर सी बात है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर यहां पर मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताऊं तो पॉपुलेशन को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो, जब लोगों के अंदर जब लोग इकोनॉमिक प्रॉस्पर होंगे, जब लोगों के हाथ में पैसा होगा, जब वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के ऊपर यानी सोशल लैडर में ऊपर चढ़ेंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तब वो सोचना शुरू करते हैं कि यार जो रिच लोग हैं, तभी तो आप देखते हैं रिच लोग सोचते हैं कि हम दो हमारे दो। गरीब क्या सोचता है, गरीब सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरे पास दो दो हाथ और होंगे, उनसे मैं ज्यादा काम करवाऊंगा और ज्यादा घर में पैसा आएगा ताकि हम गरीबी से बाहर निकल सकेंगे। ये उसका थॉट प्रोसेस है। लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आ रही क्योंकि वो गरीब है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ये बात समझ नहीं आ रही है कि जितने तुम दो दो हाथ करके बच्चे पैदा कर रहे हो, उनसे क्या होगा, आप गरीबी में और नीचे धंसते चले जाओगे। क्योंकि उन बच्चों को अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, वो बच्चे गरीबी में रह रहे हैं, ऐसी जगह पर रख रहे हैं, अनहाइजीनिक जगह पर रह रहे हैं, तो वो हेल्थ का भी उनका दिक्कत हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो वो एसेट है वो लायबिलिटी में क्रिएट हो जाएगा। तो ये यहां पर समझने की जरूरत है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल तभी किया जाएगा जब उनको हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ ढकेल दे, तो हमको गरीबी से भी निकालना पड़ेगा। इस अनएम्प्लॉयमेंट को आगे आने वाले जो टॉपिक है पॉवर्टी, उससे कनेक्ट करके समझने की यहां पर जरूरत है। समझ रहे हैं इस चीज को आप। एंड चौथा अगर आप समझें, एक्सटेंशन ऑफ सोशल सर्विसेज शुड रीच टू फार फ्लंग एरियाज सो दैट डेवलपमेंट प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड इन बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। बैकवर्ड रीजन्स या बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स उन्हें बोलते हैं, नया टर्म है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। उसमें अगर हम देखें तो वहां पर हमें फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर जो है, वहां पर जितनी भी हमारी सोशल सर्विसेज हैं, अगर उनका एक्सटेंशन हम वहां तक ले जाएंगे तो वहां पर भी डेवलपमेंट प्रोसेस हम इनिशिएट कर सकेंगे, वहां के लोगों को भी रोजगार दे सकेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट को हम कम कर सकेंगे। पांचवा रीजन ये है कि स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को हमें प्रमोट करना चाहिए ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो सके, और वो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनेंगी, वो स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज होंगी, वो और लोगों को भी जॉब दे सकेंगी, तो वेज एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्लस वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों क्रिएट होगा। एंड अगर छठवां रीजन आप समझे, रूरल डेवलपमेंट स्कीम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम मस्ट बी इंप्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। तो जैसे कि अगर आप मनरेगा की बात करें, नरेगा की अगर बात करें आप, तो इस स्कीम को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। इस चीज़ को समझते हैं। मनरेगा में क्या होता है, आपको अनस्किल्ड वर्क मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन वहाँ पर ये करवाते क्या हैं कि गड्ढे खुदवाते हैं, गड्ढे भरवा देते हैं। अब गड्ढे खुदवा के गड्ढे भरवाने से, चलिए ठीक है, आपको काम मिल गया कि पहले गड्ढे खुदवाने में आपको काम दिया गया, उसके पैसे आपको दे दिए गए, गड्ढे भरवाने में आपको काम मिल गया, उसके पैसे मिल गए, लेकिन आपने नेशन के लिए कोई भी असेट क्रिएट नहीं किया। गड्ढे खुदवा के गड्ढे भरवा के क्या असेट क्रिएट किया? तो आपने मनरेगा को इंप्लीमेंट तो किया पर लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट नहीं किया, आपने असेट क्रिएट नहीं किया। तो अगर आप असेट क्रिएट करते, असेट कैसे क्रिएट करते, आप कैनल्स बनवाते, आप इरिगेशन के लिए कुछ करते, आप तालाब बनवाते, पॉन्ड बनवाते, भाई खुदवा ही रहे हैं तो सही जगह खुदवा दो। तो आप अगर एसेट क्रिएट करते तो नेशन के काम आता वो चीज। दूसरी चीज, अब घपला भी बहुत होता है, जितना भी आप ग्रास रूट लेवल पर जाओगे उतना घपला भी होता है, करप्शन भी उतना है। लोगों से कह दिया जाएगा गांव में कि ऐसा है, मनरेगा का नाम का जो पैसा आ रहा है, कुछ खोदने की और करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि आप इतने दिन काम करने आए हो और हमने आपको इतना इतना रुपए दे दिया है। तो अगर 100 रुपए उनको देना होता है तो उनको क्या करते हैं, हम 20-30 रुपए देकर उनसे कहते हैं कि ठीक है, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपको 30 रुपए हम ऐसे ही दे देते रहें, और ये लोग 70 रुपए अपनी जेब के अंदर डाल लेते हैं। ये धांधलीबाजी है। तो मनरेगा जैसी स्कीम या रूरल डेवलपमेंट स्कीम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, ये जितनी भी स्कीम है, इनको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। यहां पर विजिलेंस की बहुत जरूरत है, यहां पर ह्यूमैनिटी की भी जरूरत है, यहां पर सेल्फ चेक की जरूरत है, यहां पर ग्राम सभा को एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, उनको काम मांगना पड़ेगा और इस चीज के लिए उनको नजर रखना पड़ेगा, सोशल ऑडिट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं इस चीज को? तो रूरल डेवलपमेंट स्कीम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, इनको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर ये आप स्टेप लेंगे तो आप अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन का सोल्यूशन अटेन करेंगे। समझ गए इस चीज को? ये पूरा अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा आपको समझ में आया? सब कुछ क्लियर है? कोई भी डाउट हो आप तुरंत देखिए कमेंट बॉक्स में, या आप सीधे मेरे से टेलीग्राम में जुड़िए, वहां पर आप तुरंत, हम लोग वहां पर बहुत कुछ करते रहते हैं एक्चुअली। तो जितने भी बच्चे वहां पर जुड़े हुए हैं, हम कभी क्वेश्चन का सेशन कर रहे हैं, कभी मैं उनसे कुछ चीज़ पूछ रहा हूँ, कभी वो कुछ पूछ रहे हैं, तो वहां पर ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। तो एक क्या है, वहां पर एक माहौल है, उस माहौल में भी आप जुड़ सकते हैं, तब आपको भी उनको देख के मोटिवेशन आएगा कि यार मैं भी ये चीज़ पढ़ता हूँ और इस पर मैं भी सोचना शुरू करता हूँ।
मैं उनको कुछ सवाल भी देता हूं कि सोचने के लिए कि भाई इस पर सोच के बताओ कि इस पर क्या होगा इसका आंसर। उनसे मैं रैशनल भी पूछता हूं कि अगर आपने ये आंसर दिया है तो इसका रैशनल क्या है। इससे क्या होता है, मैं भी सीखता हूं, वो भी सीखते हैं। देखिए मैं भी सीख रहा हूं और आपको भी सिखा रहा हूं। तो आप आइए, ज्वाइन कीजिए, कोई भी डाउट हो पूछिए, हम सब मिलकर आपके सवालों का उत्तर देंगे और हम सब एक साथ मिलकर पढ़ाई को, एजुकेशन को और ऊपर ले जाएंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे और साथ में अपनी भी हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।